देखिए ये 7 क्लास का हिस्ट्री का अंतिम लेसन है जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में राजनीतिक संगठन में परिवर्तन। तो शताब्दी सबको समझ में आता है ना, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है 2023, यानी कि अभी कौन सा सदी चल रहा है, बदमाश। 20 के बाद क्या होता है 21, तो कौन सा शताब्दी चल रहा है 21वीं शताब्दी। जैसे हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 19 के बाद क्या होता है 20, यानी कि कौन सा शताब्दी चल रहा होगा 20वीं शताब्दी। बात समझ में आया। तो 18वीं शताब्दी मतलब कितना ईस्वी होगा बताइए तो। हाँ लगभग 1700 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा कहाँ तक 1799 तक, यहीं तक ना चलेगा, फिर तो 1800 आ जाएगा, मतलब 19वीं सदी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं पे आपको समझना है। देखिए बोला जा रहा है कि मुगल सत्ता संकटकालीन स्थिति में 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता धीरे धीरे क्या हो गया था, खत्म हो गया था। मुगल काल का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, औरंगजेब। पहला शासक का नाम क्या था, बाबर। दूसरा हुमायूं। तीसरा अकबर। चौथा पांचवा, छठा, सातवां, वाह नहीं, उसके बाद बहुत सारा शासक आया था, बहादुर शाह जफर तो लास्ट में। बात समझ में आया, अरे हल्ला नहीं, तो इसको ध्यान से समझिए। मुगल काल या मुगल सत्ता आखिर संकटकालीन स्थिति से क्यों होकर गुजरा, उसके पीछे का कारण क्या था। तो पहला कारण हम लोगों को लिखना है कि जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो उसके बाद प्रशासन में नियंत्रण धीरे धीरे कम हो गया। अब प्रशासन का जब नियंत्रण कम हो गया तो इसका जो जो सूबा बनाया था और सूबा में जो सूबेदार को नियुक्त किया था वो सब क्या करने लगा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो बोलने लगा कि अब हम मुगलों के अधीन नहीं हैं। वो सब अपने आप को क्या घोषित कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये पहला बात। दूसरा, जब ढक्कन का युद्ध लड़ा जा रहा था तो ढक्कन के युद्ध में क्या हुआ, जो भी मुगल शासक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लंबे समय तक लड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा सेना का भी क्या हुआ, हानि हुआ, और वित्तीय संसाधन का भी काफ़ी ज़्यादा हानि हुआ, जिस कारण से धीरे धीरे मुगल सत्ता क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। तीसरा हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में किसान और जमींदार ने क्या कर दिया, तो विद्रोह कर दिया। बात समझ में आया। कोई आपसे पूछेगा कि मुगल सत्ता का 18वीं शताब्दी में कमज़ोर होने का क्या कारण था, तो सबसे पहला कारण लिखिएगा कि मुगल औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जो प्रशासन का नियंत्रण था वो काफ़ी कम होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी सूबा में सूबेदार को नियुक्त किया जाता था वह सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। ये पहला कारण था। दूसरा, ढक्कन में जो युद्ध चल रहा था वो काफ़ी लंबे समय तक चला, जिससे काफ़ी ज़्यादा सैन्य और वित्तीय संसाधन का क्या हुआ, हानि हुआ। आए समझ में। तीसरा आपको बोलना है किसान और जमींदार विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब यहाँ तक में दिक्कत है किसी को, समझ में आया। लिखिए इसको। पहला लिखिए, प्रशासन के नियंत्रण, प्रशासन का नियंत्रण कम होने के कारण, प्रशासन का नियंत्रण कम होने के कारण, प्रशासन का नियंत्रण कम होने के कारण कई सूबा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रांत, कई सूबा के सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए। कई सूबा के सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए। दूसरा लिखिए, ढक्कन में चल रहे लंबे, हाँ दूसरा लिखिए, ढक्कन में चल रहे लंबे युद्ध में, ढक्कन में चल रहे लंबे, अरे लंबे दंगा बोलता है, लंबे युद्ध से सैन्य एवं वित्तीय संसाधन का हानि हुआ। सैन्य एवं वित्तीय संसाधन का हानि हुआ। ढक्कन में चल रहे लंबे युद्ध से सैन्य एवं वित्तीय संसाधन में हानि हुआ। अगला लिखिए, विभिन्न क्षेत्रों में
जमींदार एवं किसानों ने विद्रोह कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में जमींदार एवं किसान ने विद्रोह कर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में जमींदार एवं किसान ने विद्रोह कर दिया। अब कौन कौन से नए राज्य इस समय उत्पन्न हुए? तो सबसे पहला आपको पढ़ना है हैदराबाद के बारे में। चलिए लिखिए, हैदराबाद लिख करके डैश दीजिए। नए राज्य भी लिखेंगे। हाँ, नए राज्य हेडिंग हुआ और उसमें पहला लिखिए हैदराबाद। हल्ला नहीं, समझिए। जो भी मुगल शासक होते थे उसका क्या होता होगा? एक साम्राज्य होता होगा। अब ये जो साम्राज्य होता था वो कई सारे प्रांतों से मिलकर बनता होगा। कई सारा किससे मिलकर बना होगा? प्रांत से मिलकर बना होगा। अब आप बात समझिएगा, अगर राजा यहाँ पे बैठा है, कोई शासक है यहाँ बैठा है, तो वो तो केवल अपना साम्राज्य को ही ना संभालेगा, उसके साम्राज्य में तो ये पूरा आ रहा है। लेकिन जब यहाँ का राजा कमजोर हो जाएगा तो प्रांत में जो सूबादार को बैठाया होगा, सूबेदार को बैठाया होगा, वो तो यही चाहेगा ना कि हम इससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, हम अपने आप को क्या कर दें, स्वतंत्र घोषित कर दें। तो उसी में से 3 राज्य आया था, पहला हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा बंगाल। और इसी तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला आ जाएगा आपका हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा बंगाल। तो अवध में कौन था सूबेदार? तो निजाम उल मुल्क आसफ खां। नाम तभी याद रहेगा जब तक आप 4, 5, 6, 7 बार एक नाम को नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको कभी याद नहीं रहेगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए। मतलब पूछेगा कि हैदराबाद का स्थापना किसने किया, तो निजाम उल मुल्क आसफ खां हो जाएगा। फिर जैसे पूछ देगा अवध का, तो बुरहान उल मुल्क सआदत खां, सिंपल है। फिर पूछेगा बंगाल, तो बुर्दिस कुली खां, बुर्दिस कुली खां। आया समझ में? एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि अवध का स्थापना किसने किया था, तो बुरहान अल उल मुल्क सआदत खां। पूछेगा हैदराबाद का स्थापना किसने किया था, तो निजाम उल मुल्क आसफ खां। पूछेगा बंगाल का किसने किया था, तो बुर्दिस कुली खां। याद रहेगा ना? तो ये कुछ प्रमुख राज्य था जिसके वहाँ के सूबादार ने क्या कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बात समझे? स्वतंत्र घोषित करने के बाद क्या करता था ये लोग, बताइए। आप लोग से हम एक सवाल पूछते हैं, आपको अगर हम उत्तर प्रदेश का सबसे पहले बना देते हैं मुख्यमंत्री, सपोज डेट, तो आप सबसे पहला काम क्या करिएगा? ये नाला ताला उस समय ये लफंडा नहीं था। उस समय नागरिकों का सेवा भूल जाइए, वो कोई करता नहीं, बस सब बोलता है कि नागरिक का सेवा। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा? ये सब फालतू बात है। पहला काम है अपने पास, सही बोला, ये अपना पास सबसे पहले पैसा भरेंगे। एकदम सही बात सही बात ये बोला। तो जैसे ये, अरे जैसे ये लोग शासक बना तो वैसे ये लोग राजस्व का तरीका को बदला। राजस्व समझते हैं ना? राजस्व यानी कि कर वसूलने का तरीका को बदला, और कर वसूलने पे सारा का सारा नियंत्रण किसके पास आ गया? फिर इन लोगों के पास आ गया। बात समझे? देखिए, जो चीज़ है सब पैसा ही है। ये सही बात बोला। कोई भी राजा बनेगा तो एक ही चीज़ के लिए बनता है, पैसा। मोहम्मद बिन कासिम जो वहाँ से यहाँ लूटने के लिए आया अरब से भारत, किसके लिए आया? पैसा के लिए। मोहम्मद गौरी जो वहाँ से यहाँ आया, किसके लिए आया? पैसा के लिए। मोहम्मद गजनवी जो आया सोमनाथ मंदिर लूटने, किसके लिए आया? पैसा के लिए। उसको मंदिर से कोई मतलब था? मंदिर से उसको कोई मतलब नहीं था। उसको चाहिए क्या था? पैसा चाहिए था। बात समझ में आया? तो यही सब सिस्टम था उस समय। तो फिर एक आक्रमण होता है, उसको ध्यान से समझिए, नादिर शाह का आक्रमण। ये 17वीं शताब्दी का भी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो नादिर शाह था वो ईरान का शासक था। इसने क्या किया, 1739 में आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? तो भारत का दिल्ली पे।
क्योंकि मुगल शासक कहाँ रहते थे, दिल्ली पे रहते थे। और इस समय जो वहाँ का शासक था तो वो था रंगीला, मोहम्मद बहादुर रंगीला। ये नाम है। इस समय दिल्ली के शासक कौन थे, तो मोहम्मद बहादुर रंगीला। 1739 में ये आकर के दिल्ली पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वही मकसद था, पैसा लूट करके यहाँ सर के चला जाना। बात समझे, मकसद सबका सेम था, पैसा लूटना। तो इसका भी मकसद वही था, पैसा लूटना और फिर यहाँ से चला जाना। आया, लूटा पैसा, दिल्ली को तहस नहस किया, फिर ये चला गया। अब ये अकेले नहीं लूट सकता था मुगल काल से, क्योंकि मुगल शासक काफ़ी शक्तिशाली थे उस समय, तो इसको सहायता लेना पड़ा स्थानीय शासक थे। स्थानीय शासक में एक आपको याद रखना है मराठा और एक आपको याद रखना है सिख। मराठा ने लगभग 20,000 सैनिकों को दिया और सिख ने लगभग 15,000 सैनिकों को दिया कि सब मिल करके मारिए उसको, मतलब लूटिए, दिल्ली को लूटिए। तो अकेले वो नहीं लूटा था आकर के, बल्कि भारत के कई शासकों ने भी उसका क्या किया था, साथ दिया था। जैसे मराठाओं ने लगभग 20,000 सेना दिया था, सिख ने लगभग 15,000, तो 15 और 20 कितना हो गया, 35, और इसके पास टोटल सेना था 50,000। ये 50,000 सेना लेकर के आया था लूटने के लिए। 50,000 में 35,000 किसका था, यही दोनों का था ना, आई दोनों था कहाँ का, भारत का ही था। तो इसका मकसद था कि भारत से मुगल सत्ता को क्या किया जाए, बेदखल किया जाए। इसलिए इन लोगों ने साथ किसका दिया, नादिर शाह का। बात समझे, ताकि ये क्या हो जाए, लौट जाए। पलटा ना, करम आया ना, करम, यहाँ पे करम आया कि नहीं, याद करिए। मुगल काल का भारत में स्थापना कब हुआ था, 1526 में। पिछला क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। क्या बाबर आया था लूटने के लिए, मतलब भारत में वो अपना सत्ता स्थापित करने के लिए खुद से आया था बाबर? नहीं, उसको लाया कौन था, उसका चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, वही ना उसको बुला करके लाया था कि आइए यहाँ से लूट करके जाइए। तो अब मुगल के साथ भी वही हो गया ना, आया नादिर शाह, दिल्ली को लूट करके लेके चला गया। वो जितना पैसा हुआ था सब यहाँ पर से लूट करके क्या हो गया, वो चला गया। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा तो फटाफट पहले यहाँ तक लिखिए। इसको तो ऐसे ही लिख लीजिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसको लिखिए वैसे ही जैसे दिया हुआ है। हाँ, इसको जैसे लिखा हुआ है लिखिए डिट्टो। हैदराबाद में लिख दीजिए निजाम उल मुल्क आसफ खां, अवध में लिखिए बुरहान उल मुल्क सआदत खां, बंगाल में लिखिए बुर्शिद कुली खां। फटाफट लिखिए, अत्यंत जरूरी है नाम याद रखना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, ये बात याद रखिए। जिस दिन पढ़ते पढ़ते आप लोग टेबल पे सो गए, उस दिन समझिएगा जिंदगी में आप कामयाब बन जाइएगा। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 9 बजे किताब लेके बैठे और 9 बजे सो गए आप लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कमीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें लिखना पड़ेगा, और यदि आपको छोटा मोटा 4 ऑब्जेक्टिव बुला देना है तो जहाँ जहाँ टॉपिक आ रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट सब वो सब पूछेगा। जैसे पूछ देगा हैदराबाद का स्थापना किसने किया था, तो निजाम उल मुल्क आसफ खां। लेकिन यदि आप कमीशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये सब। क्या चीज? तीन नंबर में बुर्शिद कुली खां। हाँ, कहाँ पे? कुली खां। हाँ, इसमें लिखवाएंगे हम, टॉपिक दीजिए ना। नादिर शाह का भारत आक्रमण में डैश दे करके लिखिए। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में ईरान के शासक मयूर सिंहासन का नाम सुने आप लोग? सिंहासन, ये मयूर सिंहासन मुगलों का था। मुगल शासक ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन लूट करके इसको कौन लेते चला गया? नादिर शाह। इसको याद रखिएगा, लिखिए।
ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था एवं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन दौलत लूट करके ले गया। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धन दौलत लूट कर लेते गया। उसके पास कुल 50,000 सेना था। उसके पास कुल 50,000 सेना था। उसके पास कुल 50,000 सेना था, जिसमें से 20,000 मराठाओं के, जिसमें से 20,000 मराठाओं के एवं 15,000 सिखों के सेना थे। इसने मयूर सिंहासन को भी लूटकर ईरान लेते गया था। मयूर सिंहासन को भी लूटकर ले गया था। दिल्ली में बैठता था राजा लोग, उस पर अकबर सब, शाहजहां सब बैठता था मयूर सिंहासन। देखने में बहुत सुंदर था ये। चलिए, इसी में एक चीज आपको और सीखना है कि इसके बाद आता है अफगान। ये कब आया? तो इसका जो आक्रमण था वो 17, ये 10 साल इसमें जोड़ेंगे तो 49 होगा। 49 में एक घटा दीजिए, 48 हो गया। 48 से लेकर के 61 तक ये आया था। कौन राजा था इसका? तो अहमद शाह अब्दुल्ला। ये भी भारत को लूटा था, याद रहे। अफगान का था ये, 1748 से लेकर के 61 तक ही रहा था। बात समझे? और आपको इसमें एक डेट याद रखना है, 1761। और इसी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, है ना। इसी 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आए समझ में? तो क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोग? तो नादिर शाह के बाद अफगानियों ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह के बाद अफगानियों ने 1748 से 61 के बीच में भारत पर कई बार आक्रमण किया, जिसके शासक अहमद शाह अब्दुल्ला थे। इन्होंने ही 1761 में क्या किया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने मराठाओं को हराया था। मत ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक में। पहला युद्ध कब लड़ा गया था पानीपत का? 1500। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम। जीता कौन था? दूसरा पानीपत का युद्ध 1556। कौन कौन लड़ा था उसमें? 1556 में कौन कौन लड़ा था पानीपत का युद्ध? बताइए। अकबर और बैरम खां दोनों मिल के लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? हेमू। परास्त कौन हुआ था? हेमू भारत का अंतिम हिंदू शासक था। इसको याद रखना है आप लोगों को। तो ये समझ में आया। 1748 से 61 के बीच में अहमद शाह अब्दुल्ला ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। और ये इसी के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं का क्या हुआ था? हार हुआ था। क्यों हार हुआ था मराठा का? क्योंकि यहाँ के जो कुछ शासक थे वो सब साथ किसका दे दिया था? तो अफगानी का। मराठा का साथ नहीं दिया था, इसलिए मराठा यहाँ पर से उसका क्या हो गया? धीरे धीरे पतन हो गया। वो आगे पढ़ाएंगे आपको, तो इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, उसी के नीचे आया लाइट। चलिए लिखिए। 1748 से 61, हाँ उसी में जोड़ के लिखिए। नहीं, इधर ही लिखना है इसमें।
1748 से 61 में अफगानी शासक अब्दुल अहमद सारंगीला ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। अहमद सारंगीला ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। सर फिर से बोलिए थोड़ा। अहमद शाह अब्दुल्ला ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। इसी ने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में क्या हुआ सर? इसी ने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। इसी ने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें मराठाओं का हार हुआ था। मराठा का हार हुआ था। हल्ला नहीं करना है। यही सब दिन तो याद रहेगा कि इस तरह भी पढ़ते थे। अरे हल्ला नहीं। चलिए ध्यान से समझिए। सिख में आप लोगों को क्या बोलना है? आजाद राज्य में पहला आपको बोलना है सिख। तो सिख लोगों ने क्या किया था, ध्यान से समझिएगा। जहां बैठे हैं वहीं बैठिए। सिख में आपको बोलना है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह, जो कितवां गुरु है, ये सिख का 10वां गुरु है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल सत्ता का विरोध करना, अपने क्षेत्र से मुगल सत्ता को हटाना। सुनिए ध्यान से, क्या बोलना है आपको इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में खालसा पंथ का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुगल सत्ता का विरोध करना था। हो जाएगा यहाँ तक में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुगल सत्ता का विरोध करना था। इन्होंने गंगा नदी और सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र में अपना सत्ता को बसाया और वहाँ पे गुरु नानक का और गुरु गोविंद सिंह का चित्र वाला मुद्रा को चलाया, सिक्का को चलाया, जिससे मुगल शासक काफ़ी नाराज़ हुए और उसने 1750 में बंदा बहादुर को पकड़ करके जेल में डाल दिया और जस्ट 1 साल बाद उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बस सिख मेरा खत्म हो गया। आया समझ में? कैसे बोलिएगा इसमें। तो सबसे पहले लिखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में खालसा पंथ का स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुगल सत्ता का विरोध करना था। इन लोगों के द्वारा, या सिखों के द्वारा, गंगा और सतलज नदी के आसपास में अपना सत्ता को स्थापित किया गया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र वाला सिक्का को चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1750 में बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और जस्ट 1 साल बाद उनका क्या हो गया? मर गया। समझ में आया? इसके बाद आपको पढ़ना है मराठा, लेकिन इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। हेडिंग क्या देंगे सर? आजाद राज। सिख लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखिए, अरे बाबू यहाँ लिखा हुआ है 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया। खालसा सर? खालसा पंथ का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य खालसा पंथ का स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुगल सत्ता का विरोध था। भारत में
मुगल सत्ता का विरोध था। सिखों ने सिखों ने गंगा एवं सतलज नदी के क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित किया। सिखों ने गंगा एवं सतलज नदी के क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित किया तथा अपने क्षेत्र में गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के आकृति का सिक्का को चलाया। हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप 1750 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप 1750 में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1760 में उनका मृत्यु हो गया। हाँ 16 है, 1761 में उनका मृत्यु हो गया। 16 है। सर इसके पहले 15 बोले थे सर, 50 लिख लिया था। चलिए अगला लिखिए, मराठा लिख करके डैश दीजिए। मराठा लिख करके डैश दीजिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मराठा जो था वो काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। मराठा में जितने भी शासक हुए लगभग सब शक्तिशाली शासक हुए। इन्होंने क्या किया, इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप शिवाजी को पहचानते होंगे। तो शिवाजी ने क्या किया, तो शिवाजी के समय में 1720 से लेकर के 1761 तक में इसका साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा फैला था। इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा फैलाया। किंतु फिर वही बात, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें अफगानियों ने इसको क्या कर दिया था, मराठाओं को परास्त कर दिया था। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। इस मराठा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है आगे जा करके। 11th का ऑल एनसीईआरटी में आपको इसको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। बात समझ में आया। और एक विशेष बात याद रखिएगा कि गुजरात और मालवा को भी ये मुगलों से क्या लिया था, छीन लिया था, जीत लिया था ये। और ये हारा क्यों ये मराठा, क्योंकि जो भी स्थानीय शासक था वो इसका साथ नहीं दिया, ये अकेले दम पे लड़ा था। इसलिए आए समझ में कैसे बोलना है आपको इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा कि मराठा में काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए, जैसे कि शिवाजी के समय में 1720 से 61 के समय मराठा साम्राज्य काफ़ी क्या हुआ, फैला। किंतु इन्होंने गुजरात और मालवा को भी क्या किया, मुगलों से छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और एक विशेष बात यह है कि 1761 में क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आए समझ में। लिखिए मराठा में डैश दे करके लिखिए, मराठा में डैश दे करके लिखिए। इसमें कई महानतम शासक हुए, इसमें कई महानतम शासक हुए, इसमें कई महानतम शासक हुए। जिसमें से शिवाजी का नाम प्रमुख है। जिसमें से शिवाजी का नाम प्रमुख है। 1720 से 61 तक मराठा साम्राज्य काफ़ी फैला। 1720 से 61 तक मराठा साम्राज्य काफ़ी फैला।
इन्होंने मुगलों से गुजरात और मालवा को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने मुगलों से गुजरात एवं मालवा को भी छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात एवं मालवा को छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में मिला लिया। किंतु 1761 के पानीपत का तीसरा युद्ध में अफगानियों ने इन्हें हरा दिया। किंतु 1761 के पानीपत का तीसरा युद्ध में 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध में अफगानियों से इनका क्या हो गया? हार हो गया। चलिए लास्ट है जाट, लिख करके दे दीजिए। टो है, टो, जाट, जाट होता है ना एक, हरियाणा इधर मिल जाएगा। हो गया लिखा? चलिए समझिए, जाट में आप लोगों को क्या बोलना है। तो सूरजमल राज ये भरतपुर का काफ़ी एक प्रसिद्ध शासक था, काफ़ी शक्तिशाली शासक था। आप इसका शक्तिशाली का तुलना इस बात से लगा सकते हैं कि जब नादिर शाह कब किया था भारत पे आक्रमण, बताइए। 1761 एक बच्चा बोला, एक बच्चा 1708 बोला, और कोई है? अरे 1700 जब अभी तुरंत बताएं, सोचिए आपका माइंड कहाँ पे है। कितना में किया था वो? 1739 में किया था, यही ना। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था, तो आप इसका शक्तिशाली ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली से सब भाग भाग के कहाँ गया था? इसी के पास आ गया था कि हमको बचा लीजिए। तो शक्तिशाली होगा तभी तो वो वहाँ से भाग करके आ रहा था। ये बात समझ में आया? तो खत्म हो गया आपका। और ये क्या था? एक समृद्ध किसान था। लिखिए, ये आपका आज क्लास 7th का हिस्ट्री और क्लास 6 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम लोगों का क्या हो गया है? ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। और क्लास 7th का भी हिस्ट्री पूरा खत्म। अब बचा है इसमें क्या? ज्योग्राफी। तो कल से हम लोगों का ज्योग्राफी चलेगा। और शुक्र शनिचर को तो पता है क्या चलता है? पॉलिटिकल साइंस, भारत का राज्य व्यवस्था। शुक्र शनिचर को चलेगा आपका भारत का राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, भारतीय संविधान चलेगा। और ये सीरीज चलता ही रहेगा। इसको भी ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। उसके बाद ये भी मेरा क्या हो जाएगा? ख़त्म। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। और 8 का स्टार्ट जब होगा तो इसको ख़त्म करने में समय लगेगा, क्योंकि पहले इसमें हिस्ट्री ख़त्म होगा, फिर ज्योग्राफी ख़त्म होगा, फिर पॉलिटिकल ख़त्म होगा, तब 8 ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जुट जाएगा। ये दोनों में पॉलिटिकल आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है 9th का, सेम रहेगा हिस्ट्री पॉलिटिकल, खाली इसमें को क्या जुटेगा? इकोनॉमिक्स जुटेगा। फिर आपके बाद इसके बाद 10th और 9th दोनों को साथ ही पढ़ाएंगे, 10th और 9th NCERT लेकर के। बात समझ में आया? अब 12th का रही बात पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, तो 12th का आप लोग वीडियो देखा करिए, ठीक है। हड़प्पा का जो भी हम 10 वीडियो दिए, मात्र 10 वीडियो हड़प्पा का उसमें है। अगर आप वो 10 वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जहाँ से क्वेश्चन बनाना है आप बनाइएगा। नहीं बनेगा 90% क्वेश्चन, तब आकर के हमको बोलिए कि भैया नहीं बना। 90% का हम बात कर रहे हैं, 100% नहीं बोल रहे हैं। कम से कम 90% आपसे बन जाएगा, और 100% भी बन जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड उतना आप पूछेगा नहीं। मात्र 10 वीडियो है, एवरेज 30 से 40 मिनट का वीडियो है, एवरेज का हम बात कर रहे हैं। 12th हड़प्पा सभ्यता, जिसका 12th में आर्ट्स था वो भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं। आप लोग को बहुत कुछ छोड़ के बताए थे, क्योंकि आपका एग्जाम से इम्पोर्टेंट था वो, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं। जो 10 वीडियो देख लेगा हड़प्पा का, बस उसके बाद जो हड़प्पा का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे आप लोगों का, थर्सडे या फिर वेडनेसडे को किसी दिन एक दिन ले लेंगे, सबका साथ में लेंगे। 12th आर्ट्स वाला का और आप लोग का सबका साथ में होगा। देखते हैं कौन कितना नंबर ला पाता है, इसलिए उसको अच्छा से जा करके देख लीजिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। लिखिए इसको।
सूरजमल राज भरतपुर के काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। सूरजमल राज भरतपुर के काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। इनकी ये समृद्ध किसान थे हुए सर। ये समृद्ध किसान थे। इनकी शक्ति का अंदाज़ा, इनकी शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हाँ समृद्ध किसान थे। इनकी शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो कई लोग वहाँ से भागकर यहाँ आए थे, इनके पास आए थे। जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था तो कई लोग वहाँ से भागकर दिल्ली आए थे, वहाँ से भागकर इनके पास आए थे, हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया।